वेलकम एवरीवन। ओकेसीओ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट सीडीपी का स्पेशल 30 क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है। इसमें लगभग 12 पार्ट करा चुके हैं हमने और हर एक सीरीज में 30 क्वेश्चन डिस्कशन किए गए हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं डिटेल डिस्कशन किए जाते हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य है आपकी तैयारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, आपके गोल को एक डायरेक्शन देना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस चैनल को अगर आप लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी अपडेट हों, जो भी नए वीडियोज़ प्राप्त हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुवीय विकार यानी बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? ऑप्शन देखिए, मूड, लर्निंग, पर्सनालिटी या थॉट। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है एक मेंटली डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का ही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने और यह ऑटिज्म के अंतर्गत आता है। इससे रिलेटेड ऑटिज्म के अंतर्गत इसमें से आपको आपकी मनोदशा से संबंधित, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहले का फर्स्ट हो जाएगा। आंसर जो होगा फर्स्ट होगा, मनोदशा, न कि अधिगम, व्यक्तित्व और विचार। ये इससे रिलेटेड नहीं है। द्विध्रुवीय विकार ऑटिज्म के अंतर्गत आता है। पहले क्वेश्चन का आंसर पहला होगा। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? थ्योरी ऑफ माइंडसेट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, स्थिर मानसिकता विराम को बदला नहीं जा सकता। स्थिर मानसिकता केवल असफलता देती है। प्रौढ़ मानसिकता बुद्धि को परिभाषित करती है। या फिर प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। तो देखिए, मानसिकता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ माइंडसेट के बारे में पूछा है। तो माइंडसेट में इसमें आंसर जो है तो इसमें एक दो हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा, प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है न और सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। मामूली रुकावट के रूप में देखेगी और ये विकसित होने का अवसर देगी। ये सबसे उपयुक्त आंसर होगा। सेकंड का 4 हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक शिक्षा सिद्धांत है? सोशल लर्निंग थ्योरी कौन सा है? सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट कौन है, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी को दिया किसने है? तो पहला ऑप्शन देखिए, बंडूरा महोदय ने दिया है, सिगमंड फ्रायड, या फिर वुन, या इवान पावलो। तो सोशल लर्निंग थ्योरी को बंडूरा महोदय ने दिया था। ये इस क्षेत्र में काफ़ी फेमस है। बोगोडाल से रिलेटेड इनका एक एक्सपेरिमेंट भी था। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा पहला होगा। फोर्थ देखिए, रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। यानी प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया की कौन सी प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है? अवधारणा विकास प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। कौन सी अवधारणा विकास प्रक्रिया है, यानी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, एनालिसिस है, एब्स्ट्रैक्शन है, जनरलाइजेशन है, या एक्सपीरियंसेस है। तो रूही 11 महीने की बच्ची है और उसका जो है सफ़ेद वस्तु को सभी को दूध हो सोचती है। तो ऐसा कब होगा? तो एब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तीकरण। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आप ध्यान रखिए कि यह एब्स्ट्रैक्शन को आप हिंदी में कह सकते हैं विचारों में इस तरह मग्न रहना कि कुछ और न दिखाई देना। जब बच्चा छोटा होता है 0 से 9 या 10 महीने के आसपास, तो उस तरह से वो इन वस्तुओं को विभेद करने में असमर्थ रहता है, ऐसे एक चीज़ों को मानता है। इसलिए फोर्थ का जो आंसर होगा सेकंड होगा। 5 देखिए, सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, चुनौतियां और सुदृढ़ीकरण यानी चैलेंज एंड रिइंफोर्समेंट, चैलेंज एंड एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिस एंड चैलेंजेस। चुनौतियां और सुदृढ़ीकरण, चुनौतियां और अनुभव, अभ्यास और अनुभव, अभ्यास और चुनौतियां। तो देखिए पूछा क्या है, निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन कब आएगा? तो ऑप्शन ये जो है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका चुनौतियां और सुदृढ़ीकरण, पहला वाला आंसर होगा। क्यों?
क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत अगर चुनौतियां मिल रही हैं और साथ में उसके साथ रिइंफोर्समेंट मतलब आपको एक पुनर्बलन मिल रहा है। पुनर्बलन यानी प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप आगे बढ़िए। तो चुनौतियां आपको रुकावट उत्पन्न करती हैं जो कि सीखने में मदद करता है, और इन्फोर्समेंट आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। इस तरह से एक स्थायी परिवर्तन आता है। इसलिए 5 का जो आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा। 6 देखिए, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? आंतरिक भाषण यानी इनर स्पीच के बारे में। तो आपको ऑप्शन देखिए, जीन पियाजे महोदय, नॉम चॉम्स्की, लेव वाइगोस्की या फिर स्किनर महोदय ने दिया था। तो इसमें जो आंतरिक भाषण इनर स्पीच यानी जब एक बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने में ही मगन रहता है, किसी भी गाड़ी को, किसी भी खिलौने को लेकर के वो अपने में ही बातें करते रहता है, आंतरिक इनर स्पीच। तो ये इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था लेव वाइगोस्की महोदय ने किया था। ये रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। 6 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड होगा। 7 देखिए, कलन विधि और अन्वेषण की रणनीतियां हैं। कलन विधि और अन्वेषण की रणनीतियां क्या हैं? ऑप्शन, टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, थिंकिंग। तो कलन विधि और अन्वेषण, तो कलन विधि, अन्वेषण में क्या होता है? सेल्फ लर्निंग, किसी भी चीज़ को प्रोज एंड कॉन्स को देखना। और कलन विधि में भी ऐसे ही एल्गोरिदम चीज़ों का उपयोग किया होता है, बहुत सारी चीज़ें मेथड हो या बहुत बड़ी प्रोसेस हो उसको समानतः हल करना। इसलिए इसका जो आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। 7 का जो आंसर होगा सेकंड हो जाएगा। 8 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला देखिए, वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, या फिर आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या फिर 4 देखिए, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो सबसे प्रमुख आंसर हो जाएगा इसका, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, यह सबसे सत्य है। वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, नहीं, वृद्धि मानसिक ही नहीं बल्कि एक फिजिकल भी है। आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, क्यों नहीं करेगी? करती है। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, नहीं, विकास मात्रात्मकता के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल मेंटली भी परिवर्तन होता है जिससे आप मैच्योरिटी आती है। 8 का जो आंसर हो जाएगा 4 होगा। 9 देखिए, किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इंडक्टिव रीजनिंग, एक्सेप्शनल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग। तो किसी विशेष परिस्थिति में दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को डिडक्टिव रीजनिंग या निगमन तर्क कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 9th का थर्ड होगा। 10th देखिए, अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो वे अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं? यानी एक तरह से देखिए वह ऑब्जर्व करता है या फिर देखता है, तो किसी टीवी या मीडिया जिसमें भी वो गेम खेल रहा है या फिर देख रहा है हिंसात्मक घटनाएं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑपरेंट लर्निंग यानी क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या अवलोकन अधिगम, कंडीशनल लर्निंग या फिर लेटेंट लर्निंग अनुबंधित अधिगम या अव्यक्त अधिगम। तो चूंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, किसी टीवी के सामने बैठा हुआ और उन चीज़ों को देख रहा है बहुत ही ध्यान से, और फिर उसको पसंदीदा वीडियो उस चीज़ों को फॉलो कर रहा है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। 10th का जो आंसर होगा सेकेंड होगा। 11 देखिए, सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति की चले? मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित होता है? तो कोडिंग हो सकता है, या रिहर्सल, चंकिंग या स्टोरेज। तो इसमें देखिए लघुकालीन स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में परिवर्तन करने के लिए आपको बार बार अभ्यास या बार बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसको जो आंसर हो जाएगा पूर्वाभ्यास। 11 का जो आंसर होगा सेकेंड। 12 देखिए, दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जाता है। दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर है
तो किसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है? जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, सोशलाइजेशन, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, भौगोलिक पृष्ठभूमि, सामाजिकरण, आनुवंशिकता या वातावरण। तो जो संस्कृतियों के बीच में अंतर है, इसका मतलब कि एक समाज में अंतर है, समाज में संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। 13 देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के डाट महत्वपूर्ण चरण विकसित किए हैं। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं, ये पूछा है। 5 या फिर 8, 4 या 3। तो जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण विकसित किए हैं, जिसमें से आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला देख लीजिए, सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशन। इस तरह से इनका 4 स्टेप है जीन पियाजे महोदय ने। 13 का जो आंसर हो जाएगा 3rd हो जाएगा। 14 देखिए, सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने डॉट के बारे में जानते हैं। सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान होता है आप किसके बारे में जानते हैं? आप अपने इंटरेस्ट यानी रुचियों के बारे में, आप अपने टैलेंट यानी खूबियों के बारे में, आप अपने पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में, आप अपने हॉबीज यानी शौकों के बारे में। तो देखिए, सामाजिक स्थितियों से निपटने के लिए आपको मैच्योर होना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी बेहतर होनी पड़ेगी। क्यों? रुचियाँ किसी एक क्षेत्र में आपकी हो सकती हैं, आप किसी एक क्षेत्र में रुचि डेवलप कर सकते हैं, जिससे सामाजिकता से आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। खूबियाँ भी किसी 1, 2, 3 क्षेत्रों में हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा खूबियाँ आपके अंदर नहीं होगी, लेकिन समाज में बहुत बड़ा विविधता होता है। शौक या हॉबीज भी आपके मान लीजिए कि 5 हैं, 10 हैं अधिकतम, इस तरह से। जबकि पर्सनालिटी आपको हर एक क्षेत्र में हैंडल करने के लिए मदद करेगी, इसलिए 14 का जो आंसर होगा 3rd होगा। 15 देखिए, आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ डॉट से संबंधित होती है। बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ से संबंधित होती है। लिस्ट यानी कम, हाईली यानी अत्यधिक, मॉडरेटली यानी मध्यम रूप से, या फिर परफेक्टली। तो बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ हाईली, अत्यधिक रूप से संबंधित होती है, क्योंकि बौद्धिक स्तर से ही शैक्षणिक प्रदर्शन या फिर दोनों में संबंध अच्छा खासा होगा। 15 का जो आंसर हो जाएगा 2nd होगा। 16 देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? थिंकिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन का पार्ट आपको बताना है। मेडुला यानी मज्जा, लिम्बिक सिस्टम यानी उपपल्कुप तंत्र, या सेरिबलम यानी अनुमस्तिष्क, या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी प्रमस्तिष्क बलकूट। तो मस्तिष्क चिंतन के लिए जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी ये 16 का 4 आंसर हो जाएगा। 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है? वर्किंग मेमोरी का हिस्सा कौन है या पार्ट है? तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, डिक्लेरेटिव मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी, सेंसरी रजिस्टर यानी केंद्रीय कार्यकारी, घोषणात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति या संवेदी रजिस्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी केंद्रीय कार्यकारी। हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा केंद्रीय कार्यकारी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वह इसका एक हिस्सा होता है। 17 का फर्स्ट होगा। 18 देखिए, इनमें से कौन सा कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है? विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम करने का काम कौन करती है? ऑप्शन देखिए, टीचर्स फेल टू नोटिस स्टूडेंट डिफिकल्टी फॉर रिमेडिएशन, या फिर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। बिल्कुल, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता से अधिक ग्रेड दे देना, शिक्षक द्वारा निम्न प्रदर्शन करने वाले अधिगमकर्ताओं को प्रोत्साहित करके, या फिर शिक्षक द्वारा उच्च शैक्षिक मानक में उत्कृष्टता के रूप में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले जज करना। तो कम करने के संबंध में पूछ रहा है, अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम करे, तो ये हो जाएगा इसका जो आंसर होगा, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। अगर इस चीज़ में लाइक करेगा टीचर, तो उससे उसकी जो मोटिवेशन है अधिगम या लर्निंग के प्रति, तो उससे कम होगी एक स्टूडेंट या विद्यार्थी की। 18 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट होगा। 19 देखिए,
दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी हैं? आप ऑप्शन देख सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेटिव कंडीशनिंग पहला नंबर, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेटिव कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेटिव कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेंट कंडीशनिंग। तो जो एसोसिएटिव लर्निंग एंड सहयोगी अधिगम सिद्धांत के बारे में बताना है, तो इसका जो आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दोनों सहयोगी अधिगम है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बेसिकली शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है, जैविक उद्दीपक, एक इवान पावलोव महोदय ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग को। और इसमें क्या होता है, जैविक उद्दीपक को सामान्य उद्दीपक के साथ युग्मित करके मोटिवेट किया जाता है। और प्रभावी ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, व्यवहार का बदलाव किया जाता है, या तो रीइंफोर्समेंट के माध्यम से या पनिशमेंट के माध्यम से। स्किनर महोदय ने इसको शायद दिया है। तो 19 का जो आंसर होगा पहला होगा। 20 देखिए, नाइव के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है? तो इस तरह से यह रिपीट क्वेश्चन है। इसके पहले एक क्वेश्चन आया है, जो एक बच्ची है रीता है शायद, वो दूध को सभी सफ़ेद वस्तुओं को दूध ही कहती है। ठीक इसी प्रकार से ये भी है कि पिता के बाल के सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल, यानी वही कंडीशनिंग है जिन पियाजे महोदय का ये स्टेज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी जब बच्चा सेंसरी मोटर से ऊपर लेवल में जाता है और प्री ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है, उस टाइम पे उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर ऐसा सोचता है। तो 20 का जो आंसर होगा 4 हो जाएगा। 21 देखिए, आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, यह कौन सा है? आइसेंक महोदय ने पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बात किया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी है, और जो तीसरे आयाम, थर्ड आयाम के बारे में बताया है। तो एग्रीएबलनेस यानी सहमतता, कॉन्शियसनेस यानी अंतर्विवेकशीलता, या फिर न्यूरोटिज्म या साइकोटिज्म। तो आइसेंक महोदय ने व्यवहार पे पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में दिया है, और इसमें इसका जो आंसर होगा साइकोटिज्म। इसका जो थर्ड फैक्टर इन्होंने बताया है साइकोटिज्म है। तो 21 का 4 होगा, जो एक डिफरेंशिएट करता है। 22 देखिए, एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता है, यानी वो अति सक्रियता है, अति सक्रिय है वो, उसमें पेशेंस नहीं, उसमें धैर्य नहीं। ये डिसेबिलिटीज़ का क्वेश्चन है। और अक्सर मैदान पर दौड़ता है जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा? यानी वह एक बच्चा है जो वेट नहीं कर सकता, उसको तुरंत बल्लेबाजी करनी है। कोई बल्लेबाजी कर रहा है तो वो एक स्थिर जगह पर बैठ के देखने की बजाय वह दौड़ रहा है, कूद रहा है, परेशान हो रहा है। तो उसका जो आंसर होगा, देखिए ऑप्शन देखिए, डिस्ग्राफिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर यानी ध्यान अभाव विकार, या ऑटिज्म। तो अति सक्रियता देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सीधे सीधे लिखा है ADHD। ADHD से पीड़ित वह बालक होगा जिसको क्रिकेट खेलने की जल्दीबाजी होगी। 22 का आंसर सेकंड होगा। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी किसने दिया है, ये आपको बताना है। पहला देखिए, सिगमंड फ्रायड, इवान पावलोव, आरोन बेक, या कार्ल रोजर। सिगमंड फ्रायड महोदय ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी को दिया है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। और इवान पावलोव महोदय ने भी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में दिया है। आरोन बेक, इसका जो आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स। आरोन बेक के बारे में मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। कार्ल रोजर्स इनका जो होगा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इन्होंने दिया है। 23 का 4 आंसर हो जाएगा। कार्ल रोजर को देख लीजिए, वो एरोन बेक को देख लीजिए कौन सी थ्योरी दिए हैं। 24 देखिए, अधिगम की प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज़ के रूप में क्या परिभाषित किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन देखिए, केवल शिक्षार्थियों द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, आयु के साथ संशोधित किया जा सकता है, सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जा सकता है, या संशोधित किया ही नहीं जा सकता है, यानी संशोधित ही नहीं किया जा सकता है। तो अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज़ केवल शिक्षार्थियों के द्वारा नहीं होगा,
आयु के साथ संशोधित किया जा सकता है, ये भी आयु को एक वैलिड नहीं दिया है। इसमें जो सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जा सकता है, ये सबसे उपयुक्त आंसर होगा। 24 का जो आंसर है थर्ड हो जाएगा। 25 देखिए, राउंड रॉबिन चार्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। राउंड रॉबिन चार्ट किसके रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? समेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन के लिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट निदानात्मक आकलन के लिए, इंटरिम असेसमेंट अंतरिम आकलन के लिए, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन के लिए। तो राउंड रॉबिन चार्ट जो है तो रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। 25 का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 26 देखिए, आज की कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्ली डॉट की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। डायनामिक यानी सक्रियता, सिमिलरिटी यानी समानताएं, डाइवर्सिटी यानी विविधता, कंटिन्यूअस यानी निरंतरता। तो आज की कक्षाओं में छात्रों के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्ली विविधताएं पाई जाती हैं, डाइवर्सिटी होती है। क्लासरूम में विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के बच्चे होते हैं, जिसमें से उनका कल्चर अलग हो सकता है, उनका वेशभूषा, पहनावा, खान पान सब कुछ अलग हो सकता है। तो न तो इसका आंसर डाइवर्सिटी होगा, न तो इसका आंसर सिमिलरिटी होगा, और निरंतरता भी नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 26 का डाइवर्सिटी होगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट देखिए 27 देखिए, एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्न होता है। एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए उत्तेजित करना क्या हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, न्यूट्रल स्टिमुलस। निरंतर सुदृढ़ीकरण, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण या तटस्थ उत्तेजना। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा रीइंफोर्समेंट, यानी उत्तेजित किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, पुनर्बलित किया जाता है। 27 का जो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। 28 देखिए, एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए। जब आप एक शिक्षक के रूप में इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में काम कर रहे हैं तो आपकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? पनिशर यानी दंड देने वाला, केयर टेकर देखभाल करने वाला, इन्वेस्टिगेटर यानी अन्वेषक खोजकर्ता करने वाला, फैसिलिटेटर यानी सहायक के रूप में। तो जब आप समावेशी कक्षाओं के रूप में काम कर रहे हैं एज ए टीचर है तो आप एक सहायक के रूप में काम करेंगे, उनको सहायता प्रदान करेंगे, न कि आपको दंड देना है, न तो केयर टेकर के रूप में ही काम करना है। चूँकि एक टीचर है तो आपको एक सहायक के रूप में काम करना होगा। 28 का जो आंसर हो जाएगा 4 होगा। 29 देखिए, बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं। मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं, यह कथन आवृत्ति परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट की किस विशेषता का संकेत करता है? तो यह आपको बताना है कि आपको एक कथन दिया गया है, अब आप उसकी मनोवृत्ति यानी एप्टीट्यूड को बताना है। तो ऑप्शन देखिए, लिपकी चिंतन, या फिर स्पाशियल थिंकिंग यानी स्थानिक चिंतन, ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग यानी संगठनात्मक चिंतन, या इंटेलेक्चुअल थिंकिंग यानी बौद्धिक चिंतन। तो चूँकि एक जहाज़ को, मॉडल जहाज़ को रख रहे हैं यानी फिर उससे उनको स्थान विशेष की जानकारी हो सकती है, उनको नेविगेशन की जानकारी होगी, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा स्पाशियल थिंकिंग। स्पाशियल थिंकिंग की विशेषता ही होती है कि लोकल चीज़ों की जानकारी होना, लोकेशन के बारे में, स्थान के बारे में, और उस जगह के बारे में नेविगेट करने की, इस सब चीज़ों के बारे में। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा सेकेंड होगा। 13 देखिए, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? जन्मजात स्वभाव को निरूपित करना है तो उसमें किस पद का प्रयोग किया जाएगा, आप उसके नाम को बताएंगे। पहले देखिए, पर्सनालिटी है, टेम्परामेंट है, डिस्पोजिशन है, या अटैचमेंट है। तो बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए आप उसके टेम्परामेंट यानी प्रकृति या मिजाज को निरूपित करेगा, यानी उसके जो इस पद का प्रयोग करेंगे, टेम्परामेंट पद का प्रयोग करेंगे। तो जो 30 का आंसर हो जाएगा सेकेंड होगा। चलिए, इस तरह से यह सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगली सीरीज का फिर से अगले दिन प्रकाशित करेंगे। तो इस तरह से आप जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।